एक सरकारी टीचर दोस्तों अपना इलाज कराने के लिए एक हॉस्पिटल के अंदर जाती है। अब वो जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर जाती है और वहां पर वो अपना इलाज कराती है तो उसकी नजर एक बेड पर पड़ती है। दोस्तों सरकारी अस्पताल है और वहां पर एक व्यक्ति देखने में लग रहा था कि शायद ये कुछ ही दिनों का मेहमान है और उस व्यक्ति के पास कोई भी अपना नहीं होता है। वो अकेला एक कोने के बेड पर पड़ा हुआ है और जब वो महिला उसके पास जाती है ना तो वो देखकर उस व्यक्ति को रोने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए 9 साल इंतजार किया और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दोस्तों जो मरीज होता है वह भी मैडम साहिबा को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि शायद मेरे आखिरी दिन हैं, क्या तू मुझे माफ कर सकती है। आखिरकार ये सब कुछ माजरा क्या था। जो दिखाने के लिए गई थी उसे ऐसा कौन मिल गया जिसे वो अपना पति बता रही थी और कह रही कि मैं तुम्हारा बीते 9 साल से इंतजार कर रही हूँ। ये क्या कहानी है, क्या किस्सा है दोस्तों, आपको पूरी कहानी की तरफ ले चलते हैं। और जो लोग धोखा करते हैं ना उनका धोखा उन्हीं के सामने जरूर आता है। ये मेरा वादा है आप लोगों से। अगर किसी ने किसी के साथ धोखा किया है तो याद रखना एक दिन वो धोखा आपके सामने आपको खड़ा मिलेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक रंजन नाम का लड़का रहता है। रंजन काफी खूबसूरत है, अपने माँ बाप का एक लौता बेटा होता है और माँ बाप इसकी शादी करना चाहते हैं। 2010 में इसकी शादी का विचार घरवाले बनाते हैं और दोस्तों इसके लिए एक दुल्हनिया ढूंढी जाती है। लड़की का नाम रेनू होता है। रेनू भी उसी इलाके की होती है और दोस्तों दोनों परिवारों की मर्जी से इन दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। रंजन अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है और दोस्तों वहां पर घर में कई रस्में होती हैं और दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। जिंदगी आगे चलती रहती है क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं थमता है। दोस्तों जो रंजन की पत्नी रेनू होती है वो शादी के 1 साल बाद ही गर्भवती हो जाती है और 2011 में वो एक लड़के को जन्म देती है। ऐसा जिंदगी में कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छे से ये परिवार रह रहा था। सभी लोग इन्हें देखकर कहते कि देखो बहू पर एक बेटा भी हो गया। लेकिन सास बहू के बीच में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होती है और दोस्तों जो रेनू होती है अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है। रेनू पढ़ी लिखी थी लेकिन कोई नौकरी नहीं कर रही थी। दोस्तों उसने मास्टर डिग्री हासिल कर रखी थी लेकिन वो चाहती है कि मैं अपने सास ससुर की सेवा करूं। पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है क्योंकि सास ससुर के पास जमीन जायदाद भी अच्छी होती है उसके पति के पास और उसका पति एक अच्छा इंसान होता है। अब यहाँ पर बेटा हो जाता है तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे वक्त निकलकर 2013 आ जाता है। दोस्तों आपको 2013 की केदारनाथ की तबाही तो याद होगी। अब उस तबाही से कुछ दिन पहले जो रंजन होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ और मैं केदारनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ। पत्नी कई बार मना करती है कि जाओ तो मुझे भी साथ लेकर जाओ, आप अकेले क्यों जा रहे हो। लेकिन दोस्तों वो नहीं मानता है और वहां से वो चला जाता है। पत्नी घर पर सास ससुर की सेवा करती है, अच्छे से जिंदगी चल रही है। अब 2-4 दिनों से पता चलता है, टीवियों पर खबर आती है कि केदारनाथ में इतनी बड़ी तबाही हुई है कि जो जहां से आया था लोगों का अता पता ही नहीं है। आप लोगों को भी पता है, सभी को पता है ये बातें। अब दोस्तों यहाँ पर जो रेनू होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। रेनू के कुछ रिश्तेदार, कुछ जानने वाले रेनू के भाई केदारनाथ पहुंचते हैं। वहां पर देखते हैं दोस्तों कि कहाँ है हमारे जीजा जी, कहाँ पर हैं। लेकिन रंजन का कोई भी पता नहीं लगता है। अब रंजन का कोई भी पता नहीं लगता है तो यहाँ पर यही सिद्ध हो जाता है कि रंजन इस दुनिया से चले गए हैं। दोस्तों रंजन की अस्थियां भी वहां पर नहीं मिलती हैं। अब यहाँ पर रंजना बावली सी हो जाती है जो रेनू होती है और वो बहुत जोर जोर से रोती है और कहती है अपने सास ससुर से कि माँ बाबूजी अब क्या होगा, अब हम कैसे रहेंगे, आपके बेटे के बिना ये जिंदगी कैसे चलेगी। दोस्तों सभी रेनू को संभालने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो मंजर ऐसा था जो भी देखता उनकी आंखें भर आती। एक जवान बेटा घर से गायब हो गया, घर से चला गया और बीवी बच्चे पीछे छोड़ जाता है। दोस्तों 12 दिन की 13 दिन की शोक सभा होती है। इसके बाद यहाँ पर जो
रेनू के सास ससुर होते हैं, रंजन के माँ बाप होते हैं, वो कहते हैं कि बेटी तू अपने मायके चली जा और अपनी दूसरी शादी कर लेना, इस लड़के को हम पाल लेंगे, क्यों तू अपनी जिंदगी को क्यों बंद करेगी, बेटा हमारा क्या है। तो यहाँ पर रेनू कहती है कि बस इतना ही मुझे जाना है, समझा है आप लोगों को, कैसे मैं आप लोगों को छोड़ सकती हूँ। अगर आज मैं आप लोगों को छोड़ूंगी तो ये लोग मुझसे क्या कहेंगे, ये जमाना क्या कहेगा कि एक अपनी शादी के मोह में अपने बूढ़े सास ससुर को छोड़कर चली गई। नहीं पिताजी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मैं यहीं पर रहूंगी और आप लोगों की सेवा कर कर यही मेरा जीवन है और ना ही मुझे कोई शादी करनी है। अगर मेरा पति मेरे लिए नहीं रहा तो अब मैं दूसरी भी शादी कर लूं तो वो भी शायद मेरी जिंदगी भर साथ नहीं निभाएगा। मैं यहीं पर अपने बेटे के साथ आप लोगों के साथ रहूंगी, ना ही मैं अपने मायके जाऊंगी। दोस्तों, वो महिला अपने माँ बाप के कहने पर भी, अपने भाइयों के कहने पर भी उस घर को छोड़कर नहीं जाती है और अपने पति की याद में अपने सास ससुर की सेवा करती है। अब वो घर में रहती है तो रह रह कर उसे रंजन की याद सताती है और वो दिन रात रोती है अपने कमरे में, क्योंकि आप भी सोच सकते हैं जवान अवस्था में जब पति जाता है तो उस महिला का जीना कैसा होगा, ये शायद हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों, रेनू बहुत रोया करती। ये बात जब सास देखती है तो कई बार सास दबाव भी बनाती है, कई बार अपने समधी से भी बात करती है, अपने पति से भी बात करती है, लेकिन रेनू अपने फैसले पर अटल होती है और कहती है क्या आप लोग मुझे रखना नहीं चाहते। जब बहू इतना सब कुछ करती है तो घर वाले बहू का साथ देते हैं। और दोस्तों, रेनू रहते रहते अपनी सास से कहती है कि माँ जी, मुझे टीचर बनना है, शादी से पहले भी मेरा यही सपना था और अब भी मेरा यही सपना है, क्या मैं टीचर बन सकती हूँ। अगर मैं कहीं नौकरी लग जाऊंगी तो मेरा टाइम भी कट जाएगा और मैं आप लोगों की देखभाल भी कर लूंगी। यहाँ पर दोस्तों, जब ये बात होती है तो जो रेनू होती है वो मेहनत करती है, कुछ टेस्ट देती है और यहाँ पर उसके साथ बहुत अच्छा होता है, वो टीचर बन जाती हैं। जब वो टीचर बनती हैं, इन सब के बीच में उसका बेटा काफी बड़ा हो जाता है। दोस्तों, उसका बेटा करीबन 3-3.5 साल का हो जाता है। अब वो ले देकर अपनी नौकरी को वहीं पर रखती है और टीचरी भी करती है, बच्चों को भी पढ़ाती है, स्कूल भी जाती है, सरकारी टीचर थी और अपने सास ससुर की सेवा भी करती है। हाँ दोस्तों, धीरे धीरे वक्त निकल जाता है और वक्त आता है 2022 का। 2022 में किसी मीटिंग के जरिए, क्योंकि टीचरों की अदला बदली हो रही थी एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो जो रेनू होती है उसे दिल्ली किसी काम के लिए आना है। और दोस्तों, रेनू बहुत ज्यादा रोया करती, रोने की वजह से रेनू की आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। अब वो अपनी सास से कहती है कि माँ जी, मैं 3 दिन के लिए दिल्ली जा रही हूँ, आप बाबू का ख्याल रखना, बच्चे का, और मैं अपनी आंखों को भी दिखाया आऊंगी और कुछ मेरी कमर में भी दर्द रहता है तो मैं हॉस्पिटल में दिखाया आऊंगी। वहां पर एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, मेरी स्टाफ की एक लड़की ने बताया है, तो मैं थोड़ा सा ध्यान वहां पर दे लूंगी और आप बेटा का ख्याल रखना। दोस्तों, जो रेनू के सास ससुर होते हैं वो बहुत अच्छे होते, कहते हैं कि बेटी तो निश्चिंत होकर जा, हम तेरे बच्चे का, बेटी तो निश्चिंत होकर जा, ये हमारा ही तो बेटा है, इसका हम ध्यान रखेंगे, ये दूसरा रंजन है। अक्सर सास पोते को रंजन ही कहकर बुलाया करती। अब यहाँ पर जो रेनू होती है वो दिल्ली आ जाती है। दिल्ली 2 दिन रहती है। वो दोस्तों, उस मीटिंग जो हुई थी सभी टीचरों की, उस मीटिंग को अटेंड करती है और उसके बाद वो अपने आप को दिखाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो पहले दिन वो हॉस्पिटल पहुंचने में लेट हो जाती है, तो वहां पर डॉक्टर साहब उठ चुके थे। अब दूसरे दिन जो रेनू होती है जल्दी पहुंचना चाहती है, जल्दी पहुंचकर वो अपने आप को दिखाती है। दोस्तों, सरकारी हॉस्पिटल बहुत बड़ा होता है, उसमें कई वार्ड होते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर साहिबा उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिखते हैं और उन्हें उन दवाइयों की लेने की हिदायत देते हैं। उनकी आंखों में भी कमी बताई जाती है, अलग अलग तरह के डॉक्टर होते हैं। अब यहाँ पर उसने आंखों की दवाई ले ली थी। अब वो कमर के डॉक्टर के पास जा रही थी, जो उसकी कमर में दर्द होता है। जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर साहब किसी पेशेंट को देख रहे थे और जो रेनू होती है उसे अपने घर आने में देरी हो रही थी ट्रेन की वजह से, तो एक नर्स कह देती है कि सर वहां पर देख रहे हैं, आप उनसे वहीं पर बात कर लीजिए। अब वो एक हॉल में कई मरीजों को देख रहे थे, तो वहीं पर रेनू पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब से कई बार बात करने की कोशिश करती है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती है। तभी वो सारे पेशेंटों पर उसकी नजरें जाती हैं, तो एक लास्ट में बेड पड़ा हुआ था। दोस्तों,
उसके पास डॉक्टर साहब खड़े हुए थे और कह रहे थे, जब तुम्हारा कोई अपना नहीं है तो तुम सरकारी अस्पताल में इतने दिनों तक नहीं रह सकते, तुम यहाँ से जा सकते हो। रेनू बड़ा ही गौर से उस व्यक्ति को देखती है, लेकिन जैसे ही उसको देखती है तो उसे वो अपना सा लगने लगता है। रेनू धीरे धीरे उसके करीब जाती है और जाते ही जैसे ही देखती है तो आप लोग यकीन नहीं करोगे दोस्तों, वो कोई और नहीं होता, रेनू का वही पति है जो केदारनाथ की तबाही में उससे कहीं खो गया था। रेनू उसके पास जाती है और उसे देखकर एकदम भावुक सी हो जाती है और डॉक्टर से कहती है कि अरे सर, इनसे मत ऐठिए, आप कैसे कह सकते हैं इनका कोई भी नहीं है, मैं इनकी पत्नी हूं और ये मेरे पति हैं। ये बात जब रंजन सुनता है तो रंजन के भी कान खड़े हो जाते हैं और वो धुंधली सी आंखों से रेनू की तरफ देखने लगता है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होना अभी बाकी था। इसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि अरे, इतने दिनों से हम इसका इलाज कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, आज तक तो इसकी पत्नी नहीं आई, आप एकदम से ऐसे इनकी कैसे पत्नी निकल कर आई। तो यहाँ पर रेनू जोर से कहने लगती है कि अरे साहब, मेरे पति केदारनाथ की जो तबाही हुई थी उसमें घर से गए थे, लौटकर ही नहीं आए, मुझे तो आज ये हॉस्पिटल में मिले हैं, अब यही बताएंगे कि ये यहाँ पर कैसे आए हैं। और दोस्तों, जो रेनू होती है अपने पति को देखकर भावुक हो जाती है, कभी उसके पैरों को देखती है, कभी उसके चेहरे को देखती है, बहुत बदले हुए से लग रहे थे। अब उन डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं कुछ देर में इनसे पूछकर आपको बताती हूँ इनके साथ क्या हुआ है, और अब प्लीज आप इनसे ऐसे मत ऐठना। दोस्तों, जब यहाँ पर रेनू अपने पति को लिपट जाती है और कहती है कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, आप घर क्यों नहीं आए, आपकी हालत तो ऐसी नहीं है जो आप घर नहीं आ सकते, क्योंकि दोस्तों वो पड़ा था बेड पर। अब यहाँ पर रंजन बोलना शुरू करता है, कहता है कि देवी, तू यहाँ पर क्या कर रही है और तेरे पैर कहाँ हैं, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, जो कुछ मैं भुगत रहा हूँ ये मेरी ही करनी का फल है, जो मैंने भगवान का झूठा सहारा लेकर यहाँ पर अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर ली। रेनू हैरान सी होती है और बहुत जानने की इच्छुक हो जाती है, क्योंकि भाई वो भी अधिकारी थी जानने की, जिस पति के लिए वो 9 साल से बिना शादी करे अपने बेटे को पाल रही है, उसका बेटा भी बड़ा हो गया है, तो वो जानना चाहती है। जब पति से जानती है तो दोस्तों कई बार तो वो बताने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन रेनू कहती है कि अब आपको हमारे ही साथ रहना होगा और आप बताइए यहाँ पर आप कैसे आए हैं। तो यहाँ पर जो रंजन होता है रोते रोते बताता और कहता है कि मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ और मुझसे प्लीज बोलना बंद मत कर देना, बहुत दिनों बाद किसी अपने को देखा है। रंजन बताता है कि जब मैं केदारनाथ गया था तो मैं केदारनाथ जाता ही नहीं हूँ, दिल्ली में फोन के जरिए एक महिला से मेरी जानकारी होती है, काम के सिलसिले से रंजन अक्सर दिल्ली आया जाया करते। तो यहाँ पर उस महिला, वो डॉक्टर थी, नर्स थी, और उस नर्स से मुझे प्यार हो जाता है और मैं और वो नर्स का नाम होता है दोस्तों गायत्री, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था और इतना प्यार करता था कि मुझे ना ही तो अपने माँ बाप दिखे और ना ही मुझे तू दिखी और ना ही मुझे मेरा बेटा दिखा। उसके बाद मैं तुमसे कहकर केदारनाथ की आया था, लेकिन रास्ते से ही मैं दिल्ली आ जाता हूँ, क्योंकि गायत्री ने मुझे बहुत ज्यादा बुलाया था, तो मैं उसके पास आता हूँ। एक होटल में हम दोनों ठहरते हैं, ठहरने के बाद कई दिन तक हम एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके बाद टीवी पर मैं खबर देखता हूँ कि केदारनाथ में ऐसी तबाही हुई है, तो मैं उस मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो रेनू होती है वो सब कुछ सुन रही थी दोस्तों, हर बड़ा उसका मुंह खुला हुआ था और हैरान तरीके से सुन रही थी कि ऐसे थे क्या ये। फिर बताता है रंजन कि उसके बाद जब मैं ये चीज सुनता हूँ तो मैं उस मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्यार को करीबन 1.5 से 2 साल हो चुके थे और हम दोनों साथ रहना चाहते थे। इसके बाद जो गायत्री होती है और रंजन होते हैं, दोनों जने सलाह मिलाते हैं, क्योंकि उसमें जो लोग गए थे आधे इंसानों की तो पता ही नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर रंजन उस बात का फायदा उठाता और कहता है कि रेनू, मैं उस दिन से ही गायत्री के साथ रहने लगा, गायत्री के साथ मैं रहने लगा, यहीं से अपने काम को देखने लगा और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जिस गायत्री से मैंने प्यार किया वो गायत्री भी मुझे धोखा देकर चली गई। कई सालों तक हम रिश्ते में रहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं,
उसके बाद एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, काम धंधा बिल्कुल ठप हो जाता है और जो गायत्री नस्ल थी, अब घर में पैसों की तंगी आने लगी थी। जब घर में पैसों की तंगी आने लगती है और मेरा इलाज जो हॉस्पिटल में चल रहा था प्राइवेट में, उसके दोस्तों दोनों पैर टूट जाते हैं और टूटे पैरों से ही आज वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। जब मेरे एक्सीडेंट से दोनों पैर टूट जाते हैं और हमारे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि जो गायत्री होती थी वो अपनी तनख्वाह से मुझे नहीं देती है। उसके बाद गायत्री एक फैसला लेती है, मुझे इस सरकारी अस्पताल में एडमिट कर देती है। यहाँ पर मेरा इलाज चलता है, लेकिन ये लोग भी घर जाने के लिए कहते हैं। अब धीरे धीरे गायत्री ने मुझे यहाँ पर एडमिट कर दिया था। पहले तो वो 2 दिन में 1 दिन मिलने के लिए आया करती, लेकिन बीते 3-4 महीने से ना ही तो गायत्री मेरा फोन उठा रही है और मेरे एक पैर में ऑस्टोलाइजल नाम की बीमारी हो चुकी है, जिस बीमारी में हड्डी बिल्कुल गल जाती है। एक्सीडेंट के कारण कोई ध्यान देने वाला नहीं है और इस पैर की हड्डी गल चुकी है और ये डॉक्टर मुझे हमेशा धमकाते रहते हैं। यहाँ पर सरकारी खाना मिल जाता है फ्री का और मेरा इलाज होता रहता है। कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ती है तो मैं उन दवाइयों के बिना ही रह रहा हूँ। मुझे कौन यहाँ पर क्या ला कर देगा। और जिस गायत्री के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा, सबको छोड़ा, उस गायत्री का मुझे कोई अता पता नहीं है बीते 3 महीने से। और मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ और मैं कभी कभी बहुत रोता हूँ और ऊपर वाले से कहता हूँ कि प्रभु तू मुझे उठा ले। ये सब कुछ रेनू सुन रही थी और रेनू एकदम से उसके पैरों की तरफ से खड़ी होती और कहती है कि तुम तो इसी लायक हो, तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। और गायत्री ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो भी ऐसी ही थी और तुम भी ऐसे ही होते हो। दोस्तों, रेनू यहाँ पर अपने सास ससुर को फोन कर कर बुला लेती है और उनको वो एक फर्ज के मुताबिक, भाई अपने बेटे को देख लो, तुम्हारा बेटा यहाँ पर मिल गया है। अब यहाँ पर सास ससुर आते हैं और बेटे को देखकर वो भी भावुक हो जाते हैं। लेकिन जो ससुर होता है, जब सारी कहानी उसको पता चलती है रंजन के पिता को, तो वो बहुत गुस्सा होता है, कहता है, रे कैसा बेटा है तू, एक प्यार के जरिए तू हम सबको भूल गया, ऐसा कैसा तेरा प्यार है, अगर वो तेरा प्यार था तो तेरे साथ क्यों नहीं है, कहाँ चला गया। यहाँ पर जो रंजन होता है सभी से माफी मांगता है, सभी के पैरों में गिरने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल वो ऐसा था कि उस बेड से उठ भी नहीं सकता था। दोस्तों, उसकी हालत इतनी खराब होती है, क्योंकि जो ऑस्टोलाइजल नाम की बीमारी होती है ना, वो इंसान को तोड़ देती है। जब यही सब कुछ चल रहा होता है तो यहाँ पर रेनू कह देती है सास ससुर से कि माँ बाबूजी, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये मेरे साथ इतना गलत कर सकता है, मुझसे 9 साल ये दूर रह सकता है, तो ये आगे चलकर इसका क्या भरोसा, ये दोबारा मुझे छोड़कर जाए या न जाए। तो यहाँ पर दोस्तों एक माँ की ममता जाग उठती है। वो कहती है कि बेटी, ये तुम्हें कहाँ छोड़कर जाएगा, इसकी हालात कैसे हैं, ऊपर वाले ने इसको बहुत ज्यादा दुख दिए हैं इसी वजह से, क्योंकि भगवान के नाम पर इसने झूठ बोला था। आज उसी करने का फल है जो ये भुगत रहा है। कहाँ है इसकी प्रेमी, कोई भी इसका नहीं है, अब तो ये मरने की कगार पर है। दोस्तों, जो रंजन होता है उसकी आंखों से आंसू नहीं सूखते हैं। अब यहाँ पर जो सास ससुर होते हैं रेनू के, वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो रेनू बहुत गुस्से में होती है। तभी रंजन रेनू का हाथ पकड़ता और कहता है कि रेनू, सही बता रहा हूँ, मेरी बुद्धि कैसे इधर उधर हो गई, सच में ही तू देवी है और तेरे जैसी देवी जैसी पति मिलना मेरे जैसे राक्षस के नसीब में है, तो शायद ऊपर वाले का कुछ अच्छा ही होगा जो तू मेरे नसीब में आई। मैं सच कह रहा हूँ, सच में ही मैं तेरे लायक नहीं हूँ। अरे तू तो वो देवी है कि तू आज तक मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हारे बारे में जितनी बार सोच रहा हूँ, अपने अंदर अपने आप को मार रहा हूँ। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे माँ बाप का, मेरे बेटे का ख्याल रखना। दोस्तों, रेनू एकदम पिघल जाती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्यों मरोगे, अच्छे से रहोगे, ठीक हो जाओ, अपने माँ बाप के पास रहना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद रेनू को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, रेनू अपने पति को अपना लेती है, उसकी सेवा करती है, अच्छे से हॉस्पिटल में उसका इलाज कराती है, क्योंकि बिना दवाइयों के उसकी हालत बहुत बेकार होती है। और दोस्तों, जो रंजन होता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन आज भी रंजन अपनी पत्नी के पैर छूता कहता है कि मेरी सी पत्नी शायद पूरे
भारत में किसी को नहीं मिलेगी। ये परिवार यहाँ पर अच्छे से रहने लगता है, एक बेटे को पिता मिल जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या उस पति ने सही किया? अपनी अय्याशियों में वो इतना बह गया कि अपनी उस पत्नी को छोड़कर आ गया जो शायद 3 या 4 साल उसके साथ रही। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं। ये कहानी सत्यता पर आधारित है। आज भी रंजन और रेनू एक साथ रहते हैं और जो गायत्री थी उसका आज तक कोई अता पता नहीं होता है। दोस्तों, जो रंजन है वो अपने गांव में ही रहता है अपने माँ बाप के साथ। पत्नी मास्टरनी है और वो खेती बाड़ी को संभालता है, क्योंकि जमीन जायदाद बहुत अच्छी होती है, उसी में से अच्छा गुजारा हो जाता है। और जो भी गलतियां होती हैं वो बताते हैं जो रंजन होते हैं कि मैंने 1.5 साल तक अपनी पत्नी से माफी मांगी है, यानी कि पिछले साल तक उसने माफी मांगी। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी। कुछ लोग अपने फायदे के लिए अपने परिवार को भी नहीं देखते हैं। हालांकि हमारे नजरिए से रंजन एक गुनहगार था, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, जिनके कागज बन चुके थे, मृत घोषित कर दिया गया, वो व्यक्ति जीते जाते हॉस्पिटल में पड़े हुए मिलते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन एक परिवार का मामला था, जहां कागजों में वो मृत लिखा हुआ था, वहां पर उन सभी चीजों को ठीक कराया जाता है। दोस्तों, पत्नी कोई भी एक्शन अपनी पति के खिलाफ नहीं लेती है और ये परिवार अच्छे से रहने लगता है। तो क्या कहोगे इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।